सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, आज स्टूडियो में जो सेल्यूलॉइड का सितारा हमारे साथ है, उसका नाम आप जरूर जानना चाहेंगे, है ना? चलिए, इंतजार आपको नहीं करवाती, बता देती हूँ कि आज आप 1 घंटे तक बातचीत सुनने वाले हैं अभिनेत्री सीमा बिस्वास से कमल शर्मा की। सीमा जी, आप सारी सीमाएं तोड़कर की समय की हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया श्रोताओं से बातचीत करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। अब मैं भी मौका ढूंढना चाह रहा हूँ, और खासतौर से सवालों की शुरुआत के लिए। जी। मैं समझता हूँ, और मुझे जहां तक मेरी जानकारी है जी, आपका ताल्लुक जो है एक बड़ी ही खूबसूरत स्टेट से है, बड़ी खूबसूरत जगह से है, और ये माना जाता है कि भारत के सबसे घने जंगल उसी प्रदेश में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में वो स्टेट है। बताइए, आप खुद चाय बड़ी मशहूर है वहाँ की। बिल्कुल, वो है असम। अच्छा। हाँ, बहुत बहुत ही खूबसूरत है, मतलब उसका अंत नहीं हो, जितना भी बखान करूं उसकी खूबसूरती ये खत्म नहीं होगा। लेकिन आपके नाम से तो ऐसा लगता है कि आप पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। हाँ, मेरे माता पिता बंगाली हैं, मगर माता पिता भी आसाम में ही, मेरी माँ भी वहीं पे पली बढ़ी हैं, और मगर मैं आसाम में पैदा हुई हूँ और वहीं पे पढ़ाई लिखाई सब कुछ एसएमएस में ही हुई है। नाटक वगैरह किया, वो भी एसएमएस लैंग्वेज में ही किया, तो बंगाली मेरी अच्छी नहीं है उस हिसाब से। लेकिन कहते हैं ना कि दोनों सहोदर हैं, दोनों बहनों की तरह हैं, दोनों भाषाएं, असमिया और बांग्ला काफी मिलती जुलती हैं। काफी मिलती जुलती हैं, प्रोनाउंसिएशन में बहुत बहुत बारीक एक डिफरेंस है। अच्छा। स्क्रिप्ट भी सेम है, सिर्फ एक शब्द अक्षर है जो र अलग है, अदरवाइज दोनों स्क्रिप्ट भी सेम है। अच्छा जी। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, तो इसको कैसे बोलेंगे आप असमिया में? दर्शक अपना लगे सुनिए से सेल्यूलॉइड सितारे। क्या बात है कि मैं कोई ना वहाँ का असमिया का, वहाँ कोई रेडियो स्टेशन उस भाषा का वहाँ बैठा हूँ और वहाँ अनाउंसमेंट हो रही है असमिया में। सीमा जी, वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, पूरी पली बढ़ी वहीं आप? जी जी। के उससे बाहर भी आपका जाना हुआ कुछ? मैं मतलब आपके बचपन की तरफ आना चाहता हूँ, वहां से शुरू कर रहे हैं हम। बिल्कुल। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? देखिए, मैं पैदा हुई असम में, गुवाहाटी में। उसके बाद ही इमीडिएट नलबाड़ी नाम के एक छोटा सा शहर है जो कि असम में बहुत मशहूर हुआ करता था उस समय। कल्चरल और एकेडमिक, मतलब ज्यादातर इंटेलेक्चुअल लोग उस शहर से ही निकलते थे। अच्छा अच्छा। और कल्चरली बहुत रिच है। बुद्धिजीवियों की फैक्ट्री। बुद्धिजीवी बहुत अच्छे सेंस में। अच्छा। सांस्कृतिक राजधानी उसको बोल सकते हैं, सांस्कृतिक नगरी बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं लकी हूँ कि मैं पैदा हुई गुवाहाटी में, इमीडिएटली पापा मम्मी यहाँ पे शिफ्ट हुए नलबाड़ी में, और वहीं पे मेरी पढ़ाई शुरू से ग्रेजुएशन तक वहीं पे मैंने किया। और उसी बीच में ही मैंने मतलब नाटक करना शुरू किया, थिएटर ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा घर का माहौल ऐसा था। एमेच्योर करती थी शुरू में? एमेच्योर थिएटर, बिल्कुल। तभी मेरे जीजाजी जो पेंटर है, शांति निकेतन से निकले हैं। क्या बात है। तो वो काफी जानकारी रखते थे सारी चीजों की, तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में मालूम नहीं था कुछ भी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में जो है। जी जी। तो उन्होंने एक फॉर्म लाके दिया, बोला कि गुवाहाटी में एक वर्कशॉप चल रहा, होने वाला है, तो तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये 3 महीने का वर्कशॉप है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया 3 महीने के लिए। मेरी पढ़ाई बंद हो गई थी कॉलेज की, तो फिर मैं वो वर्कशॉप के वजह से वहाँ पे एक नाटक हुआ था जो दिल्ली में शो हुआ, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में,
वहीं पे आने के बाद जो माहौल मैंने देखा, मेरी माँ ने भी देखा और वहाँ के टीचर वगैरह ने मेरी बहुत तारीफ़ की और बोला कि इस लड़की को आपको एनएसडी में दाखिल कराना चाहिए। तो मेरी माँ ने उनको सीरियसली सुना और मेरे दिल की बात भी सुन ली, उन्होंने अलाउ किया। फिर मैंने इंटरव्यू दिया नेक्स्ट ईयर, मतलब 81 में, और मेरा सिलेक्शन हो गया। 22 साल पहले ये घटना हुई थी। इस घटना पर हम लौटेंगे, यानी कि 22 साल पीछे जाएंगे फिर से वहीं पर। उसके पहले हम चाहेंगे कि आप यहाँ पर अपनी पसंद का एक गाना श्रोताओं को सुनवाइए। मेरी पसंद के बहुत सारे गाने हैं, अभी मैं एक गाना सुनाती हूँ। लंबी है काफी। अच्छा। ये है आशा जी के गाए हुए गाने, बहुत पुराने हैं। मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है हिंदी फिल्म के। तो मेरे सनम जो है, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये तो नहीं? मेरे सनम फिल्म के। हाँ जी जी जी, बहुत ही मीठा गाना है। ओपी नैयर साहब का संगीत है। जी जी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आपको प्यार मेरा याद जहाँ आएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई कांटा वही दामन से लिपट जाएगा। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। वाह, मजा आ गया सीमा जी। तो हम कहाँ थे? नाट्य विद्यालय में, यानी कि 22 साल पहले की जो घटना आप बता रही थी, 81 की बात बता रही थी। फिर से वहीं चलते हैं। मुझे बताइए कि वहाँ तो इंटरव्यू होता है ना, रिटर्न भी होता है?
काफ़ी कुछ। मुझे एक चीज़ उसमें से बताने हैं, जो मेरी माँ अभी मैं लास्ट में मंथ में ही आसाम गई थी, मम्मी से अच्छा। बात हो रही थी, तो मम्मी ने कहा मेरे कंधे अभी भी दुखते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एनएसडी इंटरव्यू देने के लिए जो बैग मेरे कंधे पे लादा था, वो करीब शायद 20 किलो वज़न था और उसका दर्द आज तक है, और 16 घंटे वो ट्रेन लेट थी। बाप रे। सो हमको काफ़ी दूर किसी वजह से पैदल भी चलना पड़ा था, तो उसकी वजह से उनके कंधे अभी भी दर्द होते हैं, और मुझे लगता है उसको कब चुकाऊंगी मालूम नहीं उसका। क्या बात है, ये जज्बा, इसका मैं सम्मान करता हूँ। और सच तो ये कहा जाए कि आपके वहां पहुंचने में और ये जो रास्ता आपने इतना लंबा तय किया है, उसमें आपके माता पिता की साधना भी जुड़ी है। बहुत ज़्यादा। है ना? आज तक मैं बहुत, मतलब 22 साल अकेले ही मैं घर से दूर आई हूँ, मगर हर वक्त, हर मोमेंट में, इवन अभी इसी वक्त मेरे साथ हैं, क्योंकि उनकी तस्वीरें मेरे साथ होती हैं। माता पिता का तो आशीर्वाद हमेशा रहता है साथ जी, में, है ना? जी, ये तो और फिर अपनी साधना, अपनी मेहनत और ऊपर वाले की दया हो जाए, उसकी कृपा हो जाए, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता बिल्कुल। है। लेकिन अपनी मेहनत तो जरूरी है ही। बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये रास्ता तो आपने बनाया, लेकिन वही बात मैं फिर से पूछना चाह रहा हूँ, वो जो इंटरव्यू हुआ था जी। आपका एनएसटी का, जी। उसमें क्या पूछा गया था आपसे? क्या कोई एक्टिंग भी करवाई गई थी, कोई डायलॉग बुलवाया गया था? बहुत कुछ होता है वहाँ पे, तो एक तो थियोरेटिकल नॉलेज बहुत जानना होता है, जो कि आता नहीं था उस समय, कि थिएटर क्या, किस किस्म के थिएटर होते हैं, कहाँ कहाँ के थिएटर मशहूर है, किस तरह का फॉर्म होता है, किस तरह का फोक फॉर्म होता है, ट्रेडिशनल फॉर्म होता है। इसके बाद प्रैक्टिकली कुछ सवाल करते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस देते हैं कि अभी तुम, मुझे अभी भी याद है उन्होंने कहा था तुम बस स्टॉपेज में बस के इंतजार में खड़ी हो और एक लड़का तुमको छेड़ रहा है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? तो वो मुझे परफॉर्म करके दिखाना था इम्प्रोवाइजेशन में। फिर उन्होंने डांस करने के लिए बोला, आता है क्या पूछा, फिर गाना गाने के लिए बोला, फिर कुछ प्रिपरेशन अपनी तरफ से, जो भी अपनी लैंग्वेज में मैंने डायलॉग प्रिपेयर किया था उस समय, अभी मत पूछिएगा मुझे वो डायलॉग नहीं याद नहीं। तो वो डायलॉग मैंने बोला था, तो ये सब मुझे डर था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू से बहुत घबराती थी, बहुत डर लगता है। आज तो नहीं डर लग रहा आपको? अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज और आप इतना एनकरेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें भी बहुत कंफर्टेबल। अच्छा लगा। हाँ जी। तो कब ये खबर आपको लगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है? उसके करीब शायद मई में मैंने इंटरव्यू दिया था, और जून के करीब 7-8 तारीख तक मुझे मैसेज मिल गया था, टेलीग्राम आया कि गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस थिंग। तो ये जो टेलीग्राम आपको मिला, जी, उस पल की जो खुशी होती है, वो एक अलग तरह की खुशी होती है। कैसा लगा था? कहाँ थी आप? घर के अंदर थी? और या फिर वो जब मिला तो दौड़ते हुए गई और माँ को खबर सुनाने के लिए? किसने आपको ये खबर आके पहले दी? वो मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। एक बात बताऊं साथ साथ की, क्योंकि श्रोता मुझे देख नहीं सकते हैं, मेरी आवाज सुन सकते हैं। सो एक बात है, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, उस समय बहुत ज्यादा थी। अच्छा। बहुत ज्यादा थी। मेरी खुशी मैं कभी किसी को जाहिर कर ही नहीं पाती थी। और जैसे मेरी माँ रिसीव किया उस टेलीग्राम को और मुझे आवाज़ दी, और हम तब, मेरी 2 दीदी की शादी हो चुकी थी, मैं तीसरी हूँ घर में, हम 4 बहनें और 1 भाई हैं। सो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं भगवान जी को हमेशा बोलती थी कि मुझे कहीं दूर बहुत अच्छा कलाकार बनाओ, क्योंकि मेरी माँ को मैं स्टेज पे जब जब देखती थी, तो मम्मी बहुत ट्रेजिक रोल के लिए बहुत मशहूर थी, तो मैं हमेशा अकेले देखती हूँ। मुझे लगता है एक अकेले कलाकार को पूरे ऑडियंस देख रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है नाटक इज़ नॉट राइट सिलेक्शन, मुझे डांसर बनना चाहिए, ताकि मुझे सब अकेले देखेंगे स्टेज पे। और बचपन से यही प्रे भगवान जी को करती थी कि मुझे कुछ अकेले दूर कहीं कुछ ऐसे बनाओ सब मुझे देखे। और जैसे टेलीग्राम आया मेरे हाथ में, मुझे ऐसा लगा मुझे लोग देखेंगे, मुझे लोग देखेंगे, मेरे काम, मुझे मेहनत करना होगा, मुझे कोई मेहनत के लिए कुछ कारण मिल गया, ऐसा लगा था। और आप वैसे भी भगवान के सामने अपनी एप्लीकेशन फाइल इतने दिनों से पुट अप कर रही थी, तो आपका केस तो कंसीडर किया ही। बहुत छोटी तब से, आपको मैं बता नहीं सकती। मैं, क्योंकि बचपन में मैं पूजा करती थी भगवान, हमारे कल्चर में, ट्रेडिशन में था कि छोटे छोटे बर्तन ये सब कुछ धो के, फूल मतलब बाहर से ला के भगवान जी को सजाना, नहा धो के, ये मेरा काम था। क्या बात, क्या बात। और हार्डली शायद 3-4 साल 5 साल की ही होंगी, मगर तब से मैं अपने आप को
मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मुझे उस समय की सीमा और आज की सीमा में कोई फर्क ही नहीं दिखता। मुझे वही सीमा को देखती हूँ कि स्टेज पे अकेली नाच रही है। अभी जी कुछ देर के लिए जी। फिर से हम विराम लेते हैं और लौटते हैं संगीत की दुनिया में। जी, आपकी पसंद का अगला गाना हो जाए। हाँ, वो गाना है वक्त फिल्म का, वो जो चेहरे पे खुशी छा जाती है, हाँ जी, आंखों में सुरूर आ जाता है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत ही मीठा गाना है और ये भी मैं समझता हूँ कि आशा जी की आवाज में जी। फिल्म वक्त का गाना है और साहिर साहब की बोल है, जी। रवि साहब का संगीत है। हाँ। आइए सुनते हैं। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। जब तू मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। चेहरे पे खुशी छा जाती है। फिल्म वक्त का गीत इस वक्त हमने सुना और इस वक्त आप भी हमारे सामने बैठी हैं, लेकिन उस वक्त की बातें चल रही थी जब आप बचपन में थी, है ना? बचपन की यादें हमारे साथ में बांट रही थी। तो आपने उन यादों में जाते हुए उन यादों के संसार को टटोलते हुए बताया भी था कि आपकी माँ जो थी जी, वो बड़े ही ट्रेजिक रोल के लिए प्रसिद्ध थी। जी, तो एक तो हम ये मान के चलें कि माँ से आपको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। बहुत ज्यादा, दोनों से ही मिले। मेरे पापा बहुत अच्छे दर्शक रहे हमेशा। मुझे बहुत जल्दी एक नजदीक आ जाऊंगी, मतलब अभी के एक किस्सा में बताना चाहूंगी, क्योंकि पापा मेरे सब कुछ हैं, मेरे इंस्पिरेशन है। बहुत मैं उनके करीब हूँ, मुझे लगता है। बहुत ही बैलेंस एस्पेक्ट, बहुत हेल्दी उनका एक एटीट्यूड भी है, हेल्दी, और हमारे साइलेंट में इंटरेक्शन हमेशा होते हैं। मुझे उनका साया बहुत जरूरी। माँ तो मुझे ऐसा लगता है माँ तो है ही साथ में, मगर पापा भी चाहिए ऐसा। पापा बैंडिट क्वीन जब रिलीज नहीं हुई और काफी चर्चा हो रही थी और बहुत ज्यादा इसके नेगेटिव पार्ट को उछाला गया था, मैं अकेले में, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और सब चीजें अकेली सोचती हूँ, दिल से सोचती हूँ, दिमाग नहीं जाता है।
तो उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ उस काम को निभा रही थी। और मैं इसको ऐसे मानती थी क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी, ये मेरी पहली और आखिरी फिल्म, और लोग मुझे मेरे काम के लिए याद करें, ऐसा सोचा था। मैं ईमानदारी से निभाऊंगी फूलन देवी की कैरेक्टर को। मगर जिस तरह से उछाला गया उस समय, मैं थोड़ी सी हर्ट फील हो रही थी अकेले में कमरे में। चर्चा मैं बिल्कुल नहीं करती थी किसी से भी, अपने लोगों से भी। तो मेरा पहला एम था, ये कैसेट मैं मेरे पेरेंट्स को दिखाऊंगी, बोलूंगी कुछ नहीं कि देखो कैसा लगा, ये भी नहीं बोलूंगी। मैंने शेखर जी को बोला, उन्होंने कैसेट दिया, और जैसे पेरेंट्स को दिखाया, सब लोग साइलेंट थे और मैं ऐसे लेटी हुई थी पापा के गोद में। तो एकदम साइलेंट था पूरा माहौल, और मुझे लगा शायद नाराज होंगी, शायद कैसी फिल्म बनी या कैसा किया तुमने। मगर उस साइलेंस को तोड़ के मेरे पापा ने एक बात कही, और आज भी मुझे आंसू आते हैं उस याद करके। वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। वो है, कहा था कि मेरी माँ का नाम मीरा है, कहा कि कुछ भी कहो मीरा, ये जो अभिनय मेरी बेटी सीमा के अलावा कोई नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सच ही कहा। ये एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो स्नेह है, उस वश उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो जो एक फिल्म है, एक तो बड़ी ऑफ बीट फिल्म और बड़ी बोल्ड किस्म की, फिर उसमें जैसे कि आपने कहा, आप एक तो वैसे भी इंट्रोवर्ट, और तो आर्टिस्ट ऊपर से सेंसिटिव होता है, बड़ा सेंटिमेंटल भी होता है। एक तमाम जब उसके आसपास विरोध का एक ऐसा वातावरण बन रहा हो, चीजों को उछाला जा रहा हो, उसको ताकत के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। ऐसे में घर के लोगों का बड़ा हेल्दी वे में सुलझा हुआ दृष्टिकोण जब हो उसमें, और उसका सपोर्ट मिल जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात। और मैंने पूछा नहीं, मांगा नहीं था कि मुझे मदद करो, और उन्होंने जैसे बोला मुझे, मेरे लिए वो शक्ति आज तक मेरे साथ है। तो चलिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि आपके हाथ में रिकॉर्ड है जी। और संगीत भी अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होता है। इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। जी, मैं अब एक थोड़ा सा मूड को चेंज करके अलग किस्म का गाना सुनना चाहूंगी। मेरे बचपन की बात इतनी हो रही, तो बचपन की एक गाना सुनना चाहूंगी। वो है मासूम फिल्म का, शेखर जी का ही डायरेक्शन में, और लकड़ी की काठी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। चौक में थाना आई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक, घोड़ा पहुंचा चौक में थाना आई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी। सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी।
फिल्म मासूम का ये गाना हमने सुना और मासूम सी बातें आपके साथ में हमारी हो रही थी बचपन की। दुनिया ही बड़ी मासूम होती है, बेफिक्री का आलम होता है और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं, दुनिया की समझ आने लगती है तो सब कुछ बदलने भी लगता है। ये जो इसको करियर बनाना है, अभिनय को, एक्टिंग को, जी ये आपकी अपनी समझ थी, आपका अपना निर्णय था या इसके पीछे किसी और की प्रेरणा थी? देखिए, मैंने जैसे बताया, मैं बनना तो चाहती थी। मेरे घर पे मेरे अलावा सब लोग कल्चरली बहुत एक्टिव हुआ करते थे। मैं बहुत पीछे थी और मुझे अकेले में लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता था। मतलब बहुत पढ़ाकू थी आप? ऐसी किताबों में, ताकि अपनी दुनिया में रह सकूं, ऐसी थी। अच्छा। तो सबको लगा था कि शायद ये इसको पढ़ाई में मन है इसमें, मगर अकेले में, जैसे मैंने आपको बताया था, अकेले में खुद को मैं वही स्टेज पे देखती हूँ मगर कहती नहीं थी। चीजें होती गई, शायद भगवान जी मेरी बात सुनते थे और अननोइंगली मेरे पेरेंट्स भी मेरी बात सुनते थे, जो कि उन लोगों ने मुझे मतलब सपोर्ट किया हर टाइम पे। चीजें होती गई। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई लोकल थिएटर ग्रुप ने आके मम्मी को पूछा, जब उन दिनों मेरी दोनों सिस्टर बहुत एक्टिव थे नाटक गाने इनमें, मेरी माँ भी एक्टिंग करती थी उस समय और मैं बिल्कुल नहीं थी। दूर दूर तक मेरी पर्सनालिटी, मेरी अंदाज, सब कुछ में एक्टिंग का कुछ कहीं से भी ओपन नहीं थी, मैं फ्री नहीं थी। मगर उन्होंने पूछा, लोकल थिएटर ग्रुप के एक आदमी ने, मम्मी ने कहा, बिना सोचे मुझे बिना पूछे कहा कर लेगी शायद, उसको पूछ लो। और शाम को मम्मी मुझे वहाँ पे रिहर्सल में ले गए और पहला अनुभव ऐसा रहा। एनएसडी के सबसे पुराना पहला बैच एक डायरेक्टर है मिस्टर दुलाल रॉय, आसाम में ही रहते हो, और उनके डायरेक्शन में एक प्ले में मुझे, और वो डायरेक्टर गुवाहाटी से आए नलबाड़ी में, 5 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक नॉन स्टॉप रिहर्सल चली और उसमें मैं कहीं थकान, मुझे मतलब बोरियत कुछ भी नहीं हुआ। मैं एंजॉय किया और मैंने मन से खुद को कहा, यही तो मेरा लाइन है, यही तो शायद मैं चाहती थी, ये मुझे चाहिए, मुझे ये आगे जाना है। मगर जैसे मैंने बताया, मैं भूलती नहीं हूँ, मैं करती जाती हूँ और मेहनत करती हूँ, बस होता है। आपको लगता है कि ये जो इंट्रोवर्ट जो स्वभाव होता है आर्टिस्ट का, ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है? क्योंकि आर्टिस्ट को तो बहुत खुलना पड़ता है, तरह तरह के रोल करने पड़ते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी में कभी बाधा जैसा आपने इसको महसूस नहीं किया? देखिए, मैं अपने आप को बहुत बार कोचती हूँ कि मैं, जैसे कि 2 व्यक्ति के साथ मैं बहुत बोलती हूँ, जैसे 4 होते हैं मैं कम बोलती हूँ। खुद को बहुत बार कोचती रहती हूँ, मैं क्यों ऐसी हूँ। मगर एट द सेम टाइम मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, एज एन एक्ट्रेस, जब मैं अगर रोल के बारे में बहुत ज्यादा बात परफॉर्म करने से बोलूँ ना, मैं हल्का हो जाती हूँ। मुझे लगता है मैंने सब बोल दिया तो अब परफॉर्म क्या करूंगी। क्या बात है। तो मुझे भरा हुआ चाहिए, जमा होना चाहिए, इमोशन कंजूसी की तरह जमा करते जाओ और धीरे धीरे छोड़ो। और जहाँ तक रियल लाइफ की बात है, मेरी एक्टिंग लाइफ इज डिफरेंट और मेरी रियल लाइफ अलग है। मुझे रियल लाइफ में जरूरी नहीं कि मैं एक्टिंग लाइफ को जीऊँ। मतलब ये है कि मैं जरूरी नहीं कि मैं आपको जताऊं कि मैं एक्ट्रेस हूँ। मैं एक इंसान हूँ, सिंपल इंसान हूँ, जो मेरे नेचर है। मैं अगर इंट्रोवर्ट हूँ तो इंट्रोवर्ट तरीके से रहूँ। व्हाई शुड आई शो दैट मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो कि नहीं हूँ। तो ये जो इंट्रोवर्ट सीमा जी हैं, इनको और क्या क्या चीजें पसंद है एक्टिंग के अलावा? एक्टिंग के अलावा मुझे नेचर से बहुत ज्यादा लगाव है। मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं भगवान की देन से मैं बहुत घूमती रहती हूँ। नेचर भी तो अपने आप में इंट्रोवर्ट है। शायद तो बोलते नहीं, बहुत खामोश होती है, खामोशी से अपना काम करते चली जाती है। और मुझे अकेले हो, दोस्तों के साथ हो, पहाड़ों में घूमना, और मैं टोटली अलग हो जाती हूँ। बिलीव करेंगे, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हो जाती हूँ। मैं रिसेंटली अभी पहाड़ी में गई थी, माथेरान में। मैं बहुत दौड़ी, बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई। मुझे अच्छा लगता है नेचर के साथ। आपने तो कहा भी था कि कभी कभी वो बचपन वापस लौट आता है और हर इंसान के भीतर एक बच्चा होता है, वो बचपन होता है। जहां उसे मौका मिलता है, वो किलकने लगता है, उछलने कूदने लगता है। हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिला दें कि इस समय हमारे ये जो प्रोग्राम है विविध भारती का सेल्यूलॉइड के सितारे, मेहमान के रूप में आज हमारे साथ में हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री सीमा बिस्वास जी। तो सीमा जी, इसके पहले की बातचीत को हम आगे बढ़ाएं, क्यों ना आपकी पसंद का गाना हो जाए। जी, ये गाना है किशोर जी ने गाया, आंचल के तुझे।
मैं लेके चलूं, लेके चलो, वो तो अभी है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब अभी वो जो माथेरान की आप बात कर रही थी, वादियों की बात कर रही थी, और वो पेड़ों की, पंछियों की चहक की बात कर रही थी, तभी याद आया मुझे। इस गाने में तो सब कुछ है ना? बिल्कुल, इसीलिए याद आ गया। तो चलिए एक बार फिर से उन्हीं वादियों में चला जाए, किशोर कुमार दा की आवाज के साथ। जी। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से ढुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। स्कूल और कॉलेज के दिनों में आप हिंदी की फिल्में आपको देखने को मिलती थी, देखती थी आप? जैसे मैंने बताया ना आपको, बहुत ही बोरिंग लड़की थी मैं, बहुत बेसुरी। मेरी दीदी मुझे खींच के ले जाती थी फिल्म, बोल चलना, चोरी करके फिल्में देखने में अलग मजा है। तो वो मुझे लेके जाती थी इसकी, ऐसे ऐसे काफी फिल्में, बहुत देर से मैं चोरी चोरी आपने फिल्में देखी हैं, लेकिन चोरी चोरी फिल्म देखते हुए मन में खटक तो रहती होगी, अभी पकड़े गए, अभी पकड़े गए। बिल्कुल, और डांट पड़ती तो मुझे पड़ती थी, क्योंकि दीदी बहुत चालाक होती थी। दीदी में एक मतलब बहुत एक्सपर्ट, एक उसके पास टैलेंट था, वो है कि हंस देती थी, मुस्कुरा देती थी, मम्मी तुम आज कितनी सुंदर लग रही हो, ऐसा। मेरी ऐसी नहीं थी, मैं डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा थे। तो सारी मतलब जो इल्जाम थे वो आपके सिर पे आ जाते थे? हाँ, आप ले लेती थी सारे इल्जाम? हाँ, मुझे ऐसा लगता था ठीक है मैंने गलती की तो डांटना है तो डांट लो, मगर गलती की मैं क्यों तुमको बोलूं कि तुम अच्छी लग रही हो। तो सीमा जी, आपकी बातों से जरूर लगता है कि आपका पूरा परिवार बड़ा सुरीला, बड़ा मीठा, और भाई बहनों में, माता पिता में, मतलब एक जो परिवार में जो बहुत ज्यादा मोहब्बत जो होती, प्यार होता है, स्नेह, वात्सल्य, ममता, ये सारी चीजें उस परिवार में बड़ी घुली मिली। बहुत ज्यादा। तो ये बताइए, माँ आपकी सबसे बढ़िया चीज क्या बनाती थी?
बढ़िया चीज मम्मी की जो मशहूर है हमारी फैमिली में, वो अंडा करी। लोग अच्छा। सोचेंगे कि अंडा करी में ऐसा क्या है, बहुत उनकी- सिंपल सी डिश है बहुत एकदम। सिंपल है, मगर उनमें कुछ है। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, बहुत अच्छा। और बंगाल असम में एक फिश डिश बहुत मशहूर है, तेल कोई कहते हैं, एक फिश है बहुत मशहूर फिश, कोई कहते हैं उसको, वो तेल कोई कहते हैं, बहुत रिच है वो अच्छा। डिश, फिश करी एक, अच्छा। तो बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन आप क्या अच्छा बनाती हैं? मैं अच्छा क्या बनाती हूँ, मैं जितना सिंपल जो है, जो भी इम्प्रोवाइज करके कुछ भी, मैं शायद क्या बोलूँ मैं कोशिश करती हूँ अंडा करी अच्छा बनाने की। हम अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने एक्टिंग का जिक्र किया कि एमेच्योर थिएटर वहाँ आप करती थी, फिर एनएसडी के लिए जैसे 81 में आप जी। वहाँ गई, लेकिन आज आपकी पहचान जो है जी रंगमंच के अलावा फिल्मों के लिए भी है, और जैसे कि शुरू में जिक्र भी आया कि एक बड़ी विवादास्पद फिल्म रही बैंडिट क्वीन, लेकिन वो फिल्म आपको मिली कैसे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, पहले तो मैंने मेरे एक ख्वाहिश रही, जैसे ही मैं आसाम छोड़ के एनएसडी आना शुरू आई, तो मेरे एक ही ड्रीम रहा, जैसे मैंने बताया कि एक अकेले बनना है, तो मुझे द ग्रेट एक्ट्रेस बनने की बहुत ख्वाहिश आज तक है। और वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि वो फिल्म में हो, स्टेज पे हो या टेलीविज़न पे हो। इसीलिए मेरे लिए आसाम से दिल्ली आके स्ट्रगल करना या आसाम से बॉम्बे आके स्ट्रगल करना एक ही बात थी। मगर मैं दिल्ली में रहना पसंद इसीलिए करती थी क्योंकि वो दिल्ली एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी में, जहाँ रेगुलर प्रोफेशनल तरीके से थिएटर हुआ करता था और ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, इंडिया में करते थे। सो इसमें मैं उन दिनों बहुत बिजी रहती थी। मोर देन 50 प्लेज मैंने किया है अलग अलग वर्ल्ड के, प्लस हिंदुस्तान के मशहूर डायरेक्टर के अंडर में। एंड तभी एक प्ले, रंजीत कपूर जी मेरे बहुत फेवरेट एक डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छा राइटर भी हैं, उनका एक प्ले था खूबसूरत बहू, एक कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी। तो उनके डायरेक्शन में एक प्ले हुआ, कॉमेडी प्ले खूबसूरत बहू, उसको तोड़ के मतलब खूबसूरत की जगह पे खूबसूरत लिखा बताया गया। और उसमें मैं 13-14 साल की एक लड़की का रोल करती थी और नाचती थी, फुदकती थी, लाडली सी बहू थी। उस पे शेखर कपूर ने मुझे देखा और उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। फिर वो नेक्स्ट डे आए, रेपर्टरी कंपनी में मिलने के लिए आए। उससे पहले उन्होंने मैसेज काफ़ी बार भेजा और एक बार भी मिल चुके थे, मगर मेरा काम नहीं देखा था, मेरा नाम सुना था बिकॉज ऑफ ऑल दोज प्लेज। फिर जैसे उन्होंने खूबसूरत बहू प्ले देखा, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस लड़की को ही लेना है मुझे मेरी फिल्म के लिए। तो उन्हें सीधा रेपर्टरी में आए और मुझे बताया कि फ्रॉम माई साइड इट्स डिसाइडेड दैट यू आर डूइंग बैंडिट क्वीन द टाइटल रोल इन माई फिल्म। तो उसके लिए आपने जब उनसे आपकी बात हुई फिल्म के लिए, जी। उन्होंने बहुत सारी स्तुतियां आपको साफ स्पष्ट की होंगी कि कहानी ऐसी है जी। और इतनी ज्यादा यथार्थवादी है जी। और इसकी अप्रोच ऐसी है। जी। तो आपको ये एहसास था उस समय कि आप एक चुनौती का सामना करने जा रही हैं और आने वाले दिन ऐसे हो सकते हैं, इस पर विवाद खड़ा हो सकता है, इसकी कुछ कल्पना थी आपको, कुछ अंदाज था? देखिए, जैसे उन्होंने बोला रोल के लिए, मैंने उनको एक बात कही थी, मुझे ना नसीर साहब जब प्ले देखने एनएसडी आते थे या पंकज कपूर जी, ये लोग मेरे मैं उनको बहुत एडमायर करती हूँ एज एन एक्टर। तो वो बड़े होने के नाते मुझे एक सलाह दी थी, मुझे याद है, तब मैं स्टूडेंट थी, उनको शायद याद नहीं होगा। उन्होंने कहा था कभी भी कोई फिल्म के लिए ऑफर आए तो हमेशा स्क्रिप्ट मांगा करना। तो मैंने भी पहला काम किया था, शेखर जी को बोला था मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ, फिर मैं बताऊंगी मैं करूंगी कि नहीं करूंगी। और जैसे ही पढ़ा उस स्क्रिप्ट को, बिलीव करेंगे मैं 3 रात सो नहीं पाई और मैं बहुत बिजी रहा करती थी उन दिनों, रेपर्टरी में लीडिंग एक्ट्रेस रही। 3 दिन सो नहीं पाई थी बिकॉज मेरा मन दुविधा, बिल्कुल बुरी तरह से मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि रोल मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो मेरा ड्रीम था कि ग्रेट एक्ट्रेस बनने का या जिस किस्म का यथार्थवादी एक्टिंग पर मैं विश्वास करती हूँ, उस तरह का रोल करने का मुझे मौका मिला। बट एट द सेम टाइम जिस तरह के सीन्स कुछ एक वहाँ पे थे, वो सब करने के लिए मैं उतनी बोल्ड नहीं थी। मैंने फिर 3 दिन बाद मैंने डिसाइड किया मैं शेखर जी से बात करूंगी, पूछूंगी वो सब सीन उन्होंने क्यों रखा। फिर उन्होंने मुझे बताया
खासकर मैंने पूछा, आप न्यूड सीन जो रखा है, कंप्लीट न्यूड सीन, क्या ये ज़रूरी है, क्यों रखा, आप मुझे बताएंगे? तो उन्होंने बताया कि मुझे रियलिटी का हद तक चाहिए, जो सच्चाई हमेशा कड़वे होते हैं कहा जाता है, जो बदसूरत होते हैं, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। उसमें कहीं से भी मेरा वल्गैरिटी प्रोजेक्ट करने का मकसद नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया था कि ट्रक के सामने एक औरत को अगर ट्रक अगर कुचल के चले जाती है, तो वो जो डेड बॉडी पड़ी रहती है, एक मांस का लुथरा, जो आपको दोबारा उसकी तरफ नज़र डालने की इच्छा नहीं होती है, आपको घृणा अजीब सा एक महसूस होती है। तो वैसा फीलिंग चाहिए कि दोबारा वो सीन देखने की किसी को चाहत ना हो, गिल्टी महसूस करे, माय गॉड क्या देख लिया मैंने। तो इसी के लिए देन आई सेड कि देखिए, मैं आपके जो इंटेंशन है उससे डिसएग्री नहीं करती हूँ, पूरी तरह से एग्री करती हूँ, बट मैं उतनी बोल नहीं हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। सो मैं इस सीन को कर नहीं सकती हूँ। अगर आप इसके लिए एग्री करते हैं तो मैं करूँगी ये रोल, नहीं तो आप सोचिए। तो उन्होंने फिर कंडीशन रखा कि मैं इसमें डबल इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे नाम पे अगर कोई करते हैं, मुझे मालूम है इस तरह से, एक तरह से ये भी इनजस्टिस है, बट कोई प्रोफेशनली अगर करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसा है ना सीमा जी, इस पर हम लौटेंगे फिर से और बात करने के लिए, लेकिन इस समय एक मौका है फिर से अपने श्रोताओं को गाना सुनवाने का। आपकी पसंद का है? जी, मैं मन्ना डे जी का एक गाना सुनाना चाहती हूँ, मुझे उनकी आवाज़ भी बहुत पसंद है। उनका गाना लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, जी बहुत ही बढ़िया गाना है, और खासतौर से इसमें जो एक शास्त्रीय अंदाज है जी, उसका जवाब नहीं। और मन्ना दा तो हमारे नहीं सबके प्रिय गायकों में से हैं। आइए सुनते हैं। लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। जाके बाबुल से नजरे मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। सन 1996 में, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया था कि बैंडिट क्वीन आई, उसके बाद में 1998 में आई आपकी दूसरी फिल्म, है ना, खामोशी द म्यूजिकल। ये भी 1996 में आई थी। हाँ, एक साथ ही जी। 1998 में तीसरी फिल्म आई थी आपकी जी। तो ये जो फिल्म है खामोशी द म्यूजिकल, संजय लीला भंसाली साहब ने, ये भी इन्होंने वो फिल्म देख करके आपको साइन किया?
हाँ, उन्होंने रफ कट जो रशेज़ देखी बैंडिट क्वीन की देखी थी, और उन दिनों मैं बैंडिट क्वीन की कुछ स्क्रीनिंग की वजह से लंदन गई थी। तो जैसे मैं लंदन से बॉम्बे में एक दिन के लिए रुकी, तो मुझे मैसेज मिला कि संजय लीला बंसाली दिल्ली में तुम्हें बहुत ढूँढ रहे थे। तो मैंने किसी तरह से उनका नंबर कलेक्ट किया, उनसे बात की, वो मिलने आ गए थे। इतने सिंपल, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो। मुझे अभी भी याद है, मेरे दोस्त के घर पे गोरेगाँव में सीढ़ी पे स्टेयरकेस में बैठ के उन्होंने इस कहानी सुनाई। अच्छा। और बताया कि इस रोल के लिए मैं आपके परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और इस रोल के लिए मैं आपको लेना चाहूँगा। मेरी आदत है, मैं टाइम लेती हूँ सोचने में और डिसीजन लेने में है। तो मैंने कहा मुझे दिल्ली जाने दीजिए, स्क्रिप्ट को पढ़ने दीजिए, देन आई विल टेल यू। और मेरे फिर सोचना शुरू हो गया कि मैं करूँ नहीं करूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सीनियर्स लोगों ने मुझे कहा कि देखो नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी बैंडिट क्वीन रिलीज होने वाली है, जिसमें तुमने टाइटल रोल किया, एक लीड रोल में काम किया, और इसमें तुम सपोर्टिंग रोल करोगे और मदर का रोल करोगे, तो तुम एकदम से तुम्हारे पर स्टैम्प लग जाएगा, फिर तुम आगे कुछ वैरायटी और तुमको रेंज नहीं मिलेगा ऐसा। मगर थिएटर के होने के नाते मुझे हमेशा चैलेंज पसंद है, हट के पसंद है, और जेन्युइनली हट के, कहने के लिए हट के नहीं। तो मेरे लिए था कि ये फिल्म मशहूर हुई काफ़ी चीज़ों की वजह से, बैंडिट क्वीन। कभी किसी बैड एलिमेंट को लेके उछाला गया, तो किसी और वजह से, किसी और वजह से। मैं कहीं ऐसा लगता था मुझे एक चैलेंज के तौर पे एज एन एक्ट्रेस मैं अधूरी रह गई। मैं ऑडियंस को ये नहीं बता पाई कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। मैंने बड़ों की किसी की बात सुनी नहीं, और मेरा मन ने कहा कि नहीं, तुझे करना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना बोले और इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार थे, उनके साथ काम करने का मौका, और इस रोल में अपने में एक चैलेंज था। मैंने खुद आपकी बहुत सारी फिल्में देखी, और ये फिल्म भी देखी थी, खामोशी द म्यूजिकल। सचमुच ये फिल्म अपनी खामोशी में बहुत कुछ कह जाती है, और खामोशी का अपना ही संगीत होता है। लेकिन यहाँ तो संगीत सुनाना ही पड़ेगा, वरना रेडियो फिल्म में पॉज चले जाएगा, और आपकी पसंद का एक गाना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं खामोशी की बात चली तो मैं खामोशी का एक गाना सुनाना पसंद करूंगी। तो गाना खामोशी का तो सुनवाएंगे, लेकिन कौन सा गाना है? ये कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है, बहुत अच्छा गाना, जो उस खामोशी में, मतलब कैरेक्टर में मनीषा ने गाया है। आपकी बेटी बनती है। जी जी, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। बहुत ही मीठा और मासूम गाना है, बहुत अच्छा गाना है। आइए सुनते हैं। जमाना है पीछे,
आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, सर के बल या कदम से चलूं, आज मैं ऊपर आसमां नीचे। सन 1998 में एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट फिल्म आई। गोविंद निहलानी साहब ने इसके निर्माण और निर्देशन की जिम्मेदारी उठाई। निर्देशित किया था इसे 1084 की माँ। जी, मुझे वो फिल्म अच्छी लगी और मैं बताऊं आपको, मेरी ख्वाहिश रही और मैंने गोविंद जी को शेयर किया ये बात कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी ये किताब पढ़ी थी और जैसे जैसे एक्टिंग लाइन में आती गई और मेरी ख्वाहिश रही थी कि मैं मदर का रोल जो जया जी ने निभाया वो रोल मेरा ड्रीम था करने के लिए। तभी मैंने जैसे उन्होंने ये रोल दिया और बहुत छोटा सा रोल था, मैंने कहा मैं करूँगी इस रोल को क्योंकि आपके साथ काम करने की मुझे तमन्ना थी रहेगा। एट द सेम टाइम मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस जया जी इस फिल्म में काम कर रही हैं। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में और एक फिल्म बनेगी जिसमें मैं मतलब जया जी और मैं होंगी, तो ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती, तो मैं करूँगी चाहे जितना भी छोटा रोल हो। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा और डायरेक्टर बहुत ज़्यादा फोकस्ड और वो बहुत क्लियर है उनको क्या चाहिए और एट द सेम टाइम एक्टर पर बहुत भरोसा है और एक्टर को बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं, माहौल ऐसे बना देते हैं वो एक्टर उस मोमेंट को जीने के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते। भाई आपकी तरह मैं भी गोविंद जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी तमाम कृतियां देखी हैं, फिर उनका एक लंबा धारावाहिक आया था बहुत ही असरकारक और भीष्म साहनी जी की रचना पर उसका। तो ये जो रूपांतरण होता है कई बार बड़े खतरों से भी भरा हुआ होता है और जब हम उसके साथ में न्याय कर देते हैं तो इस विजय की जो खुशी होती है उसकी बात ही अलग होती है। और आपने भी कहा कि काम करने का मौका मेरा एक ड्रीम होता है, हम अपने आप को एसोसिएट करते हैं उन चीजों से भी, वो एक आपको एक नॉस्टैल्जिया में भी ले जाती है। आपने उस उम्र में पढ़ी थी वो किताब, उसका अनुभव था, फिर एक सपना होता है, सपना पूरा होता है, अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। आपने एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है जिसके लिए आपको एक और अवार्ड मिला है, वीर शांताराम स्मृति पुरस्कार आपको मिला है। शांताराम जी का नाम फिल्मी दुनिया में बहुत मशहूर है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उनके नाम पर ये जो पुरस्कार स्थापित किया वो आपको मिला। लेकिन मलयालम तो आपकी मातृभाषा नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो असम की रहने वाली हैं, तो एक दूसरी भाषा उसके जरिए अपने आप को अभिव्यक्त करना, हालांकि अभिनय खुद अपने आप में एक भाषा होती है, लेकिन श्रोताओं तक, दर्शकों तक जब कोई आप बात पहुंचाना चाहते हैं कुछ तो समाज चाहिए होते हैं, मुंह में डालने पड़ते हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं आई? कैसे किया आपने ये? मैं बहुत घबराई हुई थी। डायरेक्टर का फोन आया केरला से और मैंने कहा मुझे ये भाषा बिल्कुल नहीं आती, तो उन्होंने कहा वो मुझ पर छोड़ दीजिए, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जस्ट अगर इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी उन्होंने बताया, भेज दिया कागज़। मैंने कहा रोल तो पसंद आया बट मेरी भाषा नहीं है, मैं अपने खामियां हमेशा लोगों को बता देना चाहती हूँ। तो मगर उन्होंने कहा बस आप आ जाइए, डोंट वरी। जिस दिन पहुंचे उन्होंने अपने असिस्टेंट 2-3 लोगों को देखा और डायलॉग दे दिया मुझे। उन लोगों के साथ बैठती थी, उन लोगों के साथ लाइन बाय लाइन बोलती थी और कोशिश करती थी मेरी भाषा की तरह उसको अपनाने की और रवानगी लाने की, और डायलॉग बोला, मतलब मीनिंग जान लिया। तकलीफ तो होती है मगर मजा भी आता है क्योंकि इसमें चैलेंज है बहुत। और जब आप किसी चुनौती को कामयाबी में बदलते हैं तब तो और भी ज्यादा खुशी होती है। और ज्यादा, बिल्कुल। फिल्म का नाम बताइए हमें। शांतम। शांतम जी, अपने जयराज डायरेक्टर। अच्छा। और इसमें उन्होंने वो नवरस पे 9 फिल्म बनाने का उनका इरादा है, जिसमें वो 3 बना चुके हैं। उनके 2 रस में तो मैं हूँ, एक तो शांतम और एक विभत्सम करके पहले बनाई थी, वो भी उनको नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म शांतम में भी उनको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म के लिए, करुणम करके बनी थी। जी जी। आपने समर, कंपनी और घाव में भी काम किया। साथ में एक सेकंड में बता देती हूँ कि वी शांताराम अवार्ड अनदर मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज
था मेरे लिए, जी। क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ एज ए डायरेक्टर, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनके जो कलर्स का सेंस जी। है और सब कुछ म्यूजिक का सब कुछ मिला के मुझे बहुत पसंद आता है। और बल्कि आप क्रांतिकारी निर्माता कह सकते हैं, जिन्होंने अपने समय से आगे की फिल्में बनाई। बहुत ज़्यादा आगे की। ऐसे विषय जिनको अमूमन कोई छूने की हिम्मत नहीं दिखाता। शांताराम जी ने ऐसे विषयों पर बिल्कुल। फिल्में बनाई और समाज को एक दिशा देने में भी उनकी फिल्मों ने एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका अदा की है। बिल्कुल। और जैसे कि हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे, उन्हें याद भी होगा, उन्होंने फिल्में देखी हैं। घाव में उन्होंने आपको दिखा, घाव द वुंड में, इसके अलावा समर में और कंपनी में। जी। और इस समय तो हम तो आपकी कंपनी के साथ में हैं। आपकी कंपनी में हमें बातें करने का बड़ा मजा भी आ रहा है। लेकिन सीमा जी, ऐसा है कि जैसा कि वो शांतम है, यहाँ शांत होने का समय भी आ रहा है। समय हमें कई बार इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने की, लेकिन 1 मिनट का समय और है हमारे पास में। अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में जल्दी से हमें बता दीजिए कि कौन-कौन से हैं। उनमें से एक आपने नाम नहीं लिया, वो है अमोल पालेकर जी की फिल्म है ध्यास पर्व। अच्छा। मराठी जी, फिल्म जी। 2 की मैंने, बिंदास करके, और दीवानगी है नितिन मनमोहन के, अनीस बज्मी की। एंड अभी आने वाली फिल्म है कैजात गुस्ताद की बूम, और अच्छा। रामगोपाल वर्मा जी के भूत। फिर रामगोपाल वर्मा जी के प्रोड्यूस्ड में एक फिल्म है एक हसीना थी, जो श्री राम राघवन ने डायरेक्ट किया है। एक अच्छा। तमिल फिल्म मैंने किया है अभी, उसका नाम है यारकाई, मतलब नेचर। अच्छा, अच्छा। तो इसमें तो आपको बड़ा मजा आया होगा? बहुत ज्यादा। आपके नेचर से बड़ी मेल खाती है। बहुत ज्यादा, शिप और समुंदर के बीच में एक्टिंग किया। तो सीमा जी, सचमुच हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ में इतनी प्यारी और इतनी मीठी बातें हुई, दिलचस्प बातें हुई। और इस वादे के साथ, यानी कि आपको वादा करना पड़ेगा कि फिर जब कभी मौका मिलेगा, आप विविध भारती के श्रोताओं से मिलने के लिए आएंगी और फिर उनसे बात करेंगे और फिर से उनको अपनी पसंद के मीठे-मीठे गाने सुनवाएंगे। हम अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया तो अदा करते हैं। साथ ही साथ ये शुभकामनाएं देते हैं कि एक्टिंग का जो सफर आपने शुरू किया था, जो ख्वाब देखे और जिन शिखरों को आप छूना चाहती हैं, वहां तक पहुंचने में आपको जरूर कामयाबी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। सेल्यूलॉइड के सितारे, आज हमारी मेहमान थी अभिनेत्री सीमा बिस्वास। आपसे बातचीत की कमल शर्मा ने। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग विजया पिल्लई ने दिया और विविध भारती की ओर से इसे आपके लिए पेश किया शकुंतला पंडित ने।